हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और पिछला जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आ भी रहा होगा और उसको अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो देखिए, अपन भूगोल के तत्वों की बात कर रहे थे और इसमें अपने जीवन के रूप तत्व की बात चल रही थी, जिसमें अपन ने वनस्पति के बारे में बात की थी। वनस्पति के विभिन्न जो प्रकार हैं उनकी बात कर ली थी। अब आज उससे आगे जीवन के रूप का जो दूसरा रूप है जीवन का, वो है जीव जंतु और मानव। तो उसकी आज अपन बात करते हैं। तो आप दूसरे पॉइंट की हेडिंग लगाइए, जीव जंतु। तो देखिए, जीव जंतु की आप हेडिंग लगाइए और इसमें देखते हैं क्या है। तो देखिए, जीव जंतुओं की अगर अपन बात करें तो जिस प्रकार से जीवन के रूप के अंतर्गत अपन ने वनस्पति को पढ़ा, वैसे ही पृथ्वी तल पर जीवन का जो दूसरा रूप देखने को मिलता है वो जीव जंतुओं के रूप में या मनुष्य के रूप में है। अब इसमें अगर अपन देखें तो मनुष्य सम्मिलित हो जाएगा, समस्त प्रकार की रीढ़ की हड्डी वाले जीव इसमें सम्मिलित हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव है, सूक्ष्म जो एक कोशिकीय जीव है वो इसमें है, कीट पतंगे है, कृमि है, मोलस्का है, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ है, रेंगने वाले जीव है, स्तनधारी जीव है। तो समस्त प्रकार के जीव है वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो अपन शुरू करते हैं इसको। आप लिखिए इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में प्राचीन काल से लेकर प्राकृतिक पर्यावरण में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक विकसित हुए एक कोशिकीय जीव सूक्ष्म जीव, बिना उदर या पेट वाले जीव जिनका पेट नहीं होता है, बिना उदर वाले जीव, टीनोफॉर्म, कृमि, मोलस्का, रीढ़ की हड्डी वाले जीव, मछलियाँ, उभयचर जीव, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी आदि सभी जीवों के रूप में पाए जाते हैं। आदि सभी जीवों के रूप में पाए जाते हैं। इन जीवों का वनस्पति से घनिष्ठ संबंध होता है। और सघन वन आवरण और सघन वन आवरण वाले क्षेत्रों में
जीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती है। तो अत्यधिक वनावरण वाले क्षेत्रों में जीवों की विविध प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। और भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में इनकी विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। वहीं वनस्पति विहीन मरु प्रदेशों में इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, इतने बात समझ में आई। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये तो अपने जीवों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की बात हो गई। अब अपन इसी में मनुष्य की और मानव की बात कर लेते हैं। तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए आप इसमें, और देखिए इसमें मानव के बारे में अपन ये देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और उसने किस प्रकार से अपना विकास किया, किस प्रकार से वो रहता है, क्या वो क्रियाएं करता है, वो सारी इसमें अपन बात करेंगे। तो लिखते जाइए आप साथ में, इजी है, समझ में आ जाएगी आपके बात। लिखिए, मनुष्य स्वयं भी एक जीव है। मनुष्य स्वयं भी एक जीव है और इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। मध्य एशिया से मानी जाती है। यहीं से मानव का बाहरी क्षेत्रों की ओर फैलाव हुआ। तथा एक लंबे समय में अनेक प्रकार की अवस्थाओं से गुजरते हुए मानव ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप, मानव की बसावट या इसके अधिवास भी सर्वत्र समान नहीं है।
इसको भी पर्यावरणीय दशाओं तथा स्वयं मानव की आवश्यकताओं ने प्रभावित किया है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा नगरीकरण आदि क्रियाओं का विकास किया है। साथ ही वर्तमान में मानवीय क्रियाओं से कई प्रकार की समस्याओं की भी उत्पत्ति हुई है। जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय अवक्रमण, पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय अवक्रमण, जैव विविधता का ह्रास, पारिस्थितिकीय असंतुलन तथा ओजोन क्षरण आदि। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। इन समस्याओं के कारण, प्रभाव तथा इनको नियंत्रित करने के विभिन्न उपायों का विस्तृत अध्ययन भी भौगोलिक तत्वों के अध्ययन के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने जीवन के जो रूप थे वो भी कंप्लीट हुए। अब अपना इस टॉपिक का केवल एक पॉइंट बचा है, वो है मानवीय प्रत्युत्तर। और मानवीय प्रत्युत्तर से क्या मतलब रहेगा, इसकी अपन बात अब करते हैं।
तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, अंतिम भौगोलिक तत्व है एक बार हेडिंग लगाइए, फिर अपन बात करते हैं इसकी। देखिए, मानव के द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो सामाजिक क्रिया हो, आर्थिक क्रिया हो, सांस्कृतिक क्रिया हो, उन सभी क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है? मानवीय प्रत्युत्तर कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें ये एक लाइन लिख लीजिए, मनुष्य के द्वारा अपने जीवन को सुचारू रूप से गतिमान रखने के लिए अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाएं की जाती है। इन्हें ही मानवीय प्रत्युत्तर कहा जाता है। मानवीय प्रत्युत्तर कहा जाता है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे देखते हैं कौन कौन सी जो मानवीय क्रियाएं हैं मुख्य रूप से जिनको प्रत्युत्तर के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, तो इनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, जो मानवीय प्रत्युत्तर है उसमें अपन पहली इसको अगर बात करें तो इसको 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे कि मानवीय प्रत्युत्तर में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो नंबर 1 आप इसमें हेडिंग लगाइए, भौतिक आवश्यकताएं। फिर इसकी अपन बात करते हैं। देखिए, भौतिक आवश्यकताओं में क्या सम्मिलित होगा, तो इसके अंतर्गत वे मानव की जो वे आवश्यकताएं हैं जो उसको जिंदा रहने के लिए मुख्य रूप से ज़रूरी है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, ये सारी की सारी चीज़ें इसकी भौतिक आवश्यकताओं में सम्मिलित की जाती है। और इनको मानव ने प्राप्त करने में बहुत लंबा समय व्यतीत किया है। प्रारंभिक समय में उसकी ये भौतिक आवश्यकताएं अलग प्रकार की थी, वो अलग तरीके से इनको प्राप्त करता था, और वर्तमान समय में ये अलग रूप में हो गई है। तो इसको शॉर्ट में लिख लीजिए आप, मनुष्य की वे आवश्यकताएं जो उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इन्हें भौतिक आवश्यकताएं कहा जाता है। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास। जैसे भोजन, वस्त्र, आवास,
परिवहन आदि। इसमें मेन चीज़ अपने आ गई, अपन को बाकी सारी लिखने की इसमें आवश्यकता वैसे नहीं है। ठीक है, तो इसमें अपन इतना ही देखते हैं। फिर अपन दूसरा पॉइंट आप हेडिंग लगाइए। वो बातें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभिक समय में वो क्या करता था फिर क्या हुआ, ये आप चीज़ जानते हो सारी। उसका जो विकास का स्वरूप है उसके बारे में ज़्यादा अपन को यहाँ ध्यान नहीं देना है। दूसरा है मुख्य व्यवसाय। देखिए, मुख्य व्यवसाय के रूप में बात करें तो प्रारंभिक काल से ही मनुष्य ने अनेक प्रकार की जीवन यापन हेतु क्रियाएं करना प्रारंभ किया, जैसे शिकार हो, मछली पकड़ना हो, पशुओं को चराने का काम हो, खेती करना हो, लकड़ी काटना हो। ठीक है, तो ये इसके मुख्य व्यवसाय है जो प्रारंभिक समय में आदिम रूप में थे। वर्तमान में इनका स्वरूप है वो काफ़ी विकसित और अपनी ये कहे कि आधुनिक हो गया है। तो इसमें भी आप लिख लीजिए, मनुष्य का जब से जन्म हुआ तभी से ही इसने अनेक प्रकार के व्यवसाय करने प्रारंभ किए। अनेक प्रकार के व्यवसाय करने प्रारंभ किए और जीवन यापन के लिए इसके द्वारा किए जाने वाले ये काम ही जीवन यापन के लिए इसके द्वारा किए जाने वाले ये काम ही व्यवसाय कहलाने लगे। जैसे शिकार, मछली पालन, जैसे शिकार, मछली पालन, लकड़ी काटना, कृषि, खनन, उद्योग, आदि। फिर उसके बाद में आप तीसरा पॉइंट लिखिए, कार्य कुशलता। देखिए, कार्य कुशलता के अंतर्गत उन प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें मानव के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हो या उसको वो एक विशेषीकृत रूप से संपन्न करता हो। तो ये इस प्रकार की जो है वो क्रियाएँ वो इसमें सम्मिलित की जाती है, जैसे मनोरंजन की क्रियाएँ है या सांस्कृतिक प्रेरणा या मोटिवेशन की जो क्रियाएँ हैं, स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाएँ हैं, मनोरंजन वाली क्रियाएँ हैं। ये सारी की सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि फील्ड में निपुणता की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए कि
कार्यकुशलता के अंतर्गत मानव के द्वारा संपादित की जाने वाली ऐसी क्रियाओं को समझा जाता है जिसके द्वारा मानव की कार्य करने की क्षमता और निपुणता का अत्यधिक विकास हो सके, जैसे स्वास्थ्य, मनोरंजन, सांस्कृतिक प्रेरणा आदि को इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। और नंबर 4 आप हेडिंग लगाइए, अंतिम पॉइंट है उच्च आवश्यकताएं। देखिए, उच्च आवश्यकताओं की बात करें तो देखिए मानव के जो विकास है इसकी कोई सीमा नहीं है। मानव की इच्छाएं और आवश्यकताएं इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन उसके बाद में इसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। इसने शिक्षा है, विज्ञान है, धर्म है, कला है, साहित्य है, अंधविश्वास है या अन्य किसी भी प्रकार की खोज है, रहस्य है, उनका पता लगाना इसकी उच्च आवश्यकताएं बन गई, तो वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो इसमें आप लिख लीजिए, प्राचीन काल में मानव की आवश्यकताएं सीमित थी, जिसमें मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान को ही सम्मिलित किया जाता था। लेकिन मानव के विकास के साथ साथ इसकी आवश्यकताओं ने भी ग्रोथ की या उन्नति की, और कुछ नई उच्च आवश्यकताएं उत्पन्न हुई, जैसे शिक्षा, धर्म, कला, साहित्य, खोज, अन्वेषण, विज्ञान आदि। और वर्तमान समय में मानव के सुव्यवस्थित तरीके से जीवन जीने में इनका विशेष योगदान है। इसलिए इन उच्च आवश्यकताओं को भूगोल में मानवीय प्रत्युत्तर में स्थान दिया गया है।
ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट यूनिट में अपने केवल एक टॉपिक बचा है, भारत में भूगोल, आधुनिक भूगोल का विकास। बाकी ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं अपन अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।